सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस देश में कुछ लोग ब्रिटेन से आते हैं व्यापार करने। उनका व्यापार से मन नहीं भरता है तो उन्होंने हमारे देश पर शासन करने का सोच लिया। तलवार के दम पर, कूटनीति के बल पर उन्होंने हमारे राजाओं महाराजाओं को हरा दिया, अपने बस में कर लिया। हमारी भोली-भाली जनता पर इतना कर लगाया गया कि उनका खून, एक-एक बूंद का, एक-एक खून का कतरा अपने झोले में भर लिया गया। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस देश को इतना लूटा गया कि वो कंगाल हो गया। हमारे कुछ बुद्धिजीवियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने जब ये जाना तो कहने की शुरुआत किए, लोगों को जगाने का शुरुआत किए कि नहीं, ये बाहरी लोग हैं और ये हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे देश की संपत्ति को बाहर ले जा रहे हैं, हमें कंगाल कर रहे हैं, हमें हमारे ऊपर अपना कानून लाद रहे हैं। हमारी जनता और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर इनका मुकाबला करने का सोचा तो इन्होंने लाखों लोगों को बंदूक से उड़ा दिया, लाखों लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया, लाखों लोगों को अपनी तलवार से उनके सर को काट दिया। लेकिन यह हमारे जज्बे के सामने टिक नहीं पाए। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को हमने इनको हरा दिया और अपने प्यारे भारत को आजाद करवा लिया। नमस्कार दोस्तों, पंख पाठशाला के इस नए भाग में आप लोगों का स्वागत है और इस भाग में हम लोग पढ़ेंगे 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसमें ना हम सिर्फ 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पढ़ेंगे, हम लोग यह भी पृष्ठभूमि में देखेंगे कि अगस्त प्रस्ताव क्या था, क्रिप्स मिशन क्या था, कैबिनेट मिशन प्लान क्या था, माउंटबेटन की योजना क्या थी और किस तरह हम लोग अपने भारत को आजाद कर लिए और इस अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए थे। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। पृष्ठभूमि मैं हमेशा कहता हूँ, पृष्ठभूमि जरूर देखिए, इससे चीजें कनेक्ट होती हैं, इससे चीजें याद होती हैं और हमारी समझ बढ़ती है। तो क्या चल रहा था 1939 में? द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। अब इस विश्व युद्ध के बारे में आप इतिहास में तो पढ़ोगे ही, लेकिन यह ऐसा युद्ध था जो जो इस विश्व को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाया था। 1939 के इस युद्ध में ब्रिटेन भी लड़ रहा था, जिसका हमारे देश पे शासन था और यह चाहता था कि भारत का भी सपोर्ट हमें मिले, भारत हमारे पक्ष में खड़ा हो। और इसका ऐलान भी ये लोग कर दिए कि भारत हमारे साथ है, लेकिन कांग्रेस ने इसको स्वीकार नहीं किया और कांग्रेस के जितने भी मंत्री थे, सब लोगों ने इस्तीफा दे दिया कि हमसे पूछे बिना ये आप हमको कैसे शामिल कर सकते हो, हम नहीं मानते इस चीज को। उधर 1940 में फ्रांस की हार भी हो गई। अब फ्रांस ब्रिटेन का साथी था, फ्रांस हारा तो ब्रिटेन और घबरा गया कि अब तो भारत का सपोर्ट हमें चाहिए ही चाहिए। इसलिए इन्होंने अगस्त प्रस्ताव लाया जो 1940 में आया। इसमें क्या थी मुख्य चीजें? इसमें बताया गया कि युद्ध के बाद संविधान निर्माण के लिए प्रतिनिधि भारतीय निकाय बनाया जाएगा। यानी हम युद्ध युद्ध के बाद भारतीय लोगों का एक निकाय बनाएंगे जो संविधान निर्माण का काम करे। वायसराय की कार्यकारी परिषद का तुरंत प्रभाव से विस्तार किया जाएगा और भारतीयों को उसमें बहुमत दिया जाएगा।
जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी, तो उसका तुरंत विस्तार करके उसमें भारतीयों को बहुमत में ला दिया जाएगा और अल्पसंख्यकों को भी भरोसा दिया गया कि आपके हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी। सलाहकारी युद्ध परिषद यानी राष्ट्रीय रक्षा परिषद का गठन किया जाएगा। गांधी जी का उस समय मानना था कि ये ऐसा दौर था जिसमें राष्ट्रवादियों और ब्रिटिश सरकार के बीच खाई और बढ़ गई थी, तो यह संभव होने वाली बात नहीं। लीग मुस्लिम लीग अलग मुस्लिम देश नहीं होने पर नाराज थी। इस प्रस्ताव में कुछ ऐसा नहीं कहा गया कि भाई आप लोगों के लिए अलग मुस्लिम देश बनाएंगे, इसलिए लीग भी नाराज थी। यह सफल नहीं हुआ तो 1942 में क्रिप्स मिशन लाया गया। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? भारत के साथ राजनीतिक गतिरोध दूर करना और सहयोग प्राप्त करना। भारत में जो राजनीतिक गतिरोध आ गया है, जो ब्रिटेन और भारत के लोगों के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, उसको दूर करेंगे और सहयोग मुख्य रूप से सहयोग ही प्राप्त करना था कि युद्ध में भारत ब्रिटेन के साथ रहे। भारतीय पक्ष क्या था? तुरंत शासन का हस्तांतरण हो और युद्ध के बाद पूर्ण आजादी हो। यानी हम इसी शर्त पे आपके साथ आएंगे कि आप हमें तुरंत शासन हमारे हाथ में दे दो और युद्ध के बाद हमें पूर्ण आजादी देने का वादा करो। प्रावधान इसमें क्या थे? युद्ध समाप्त होने के बाद संविधान सभा का गठन होगा। कुछ सदस्य प्रांतीय विधायिका से और कुछ सदस्य देशी रियासतों से लिए जाएंगे। समानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा निर्वाचन किया जाएगा, मतलब जो संविधान सभा में लोगों का चयन होगा वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा निर्वाचन के माध्यम से होगा। नए संविधान को स्वीकार करने में दो शर्तें रखी गई। पहली थी कि जिन प्रांतों और रियासतों को संघ में नहीं शामिल होना है, वो अपना अलग संविधान बना सकेंगे और दूसरी थी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के मुद्दे को संविधान सभा और ब्रिटिश सरकार के बीच समझौते से सुलझाएंगे। अल्पसंख्यकों के हितों को ये लोग सुलझाएंगे। बाकी यह प्रावधान बहुत खतरनाक था कि जिन प्रांतों या रियासतों को संघ में नहीं शामिल होना है, वो अपना अलग संविधान बना सकेंगे। यह तो कांग्रेस को तो कतई मंजूर नहीं होने वाला था। जब तक ऐसा नहीं होगा, वायसराय की शक्ति बनी रहेगी और भारत की सुरक्षा का दायित्व ब्रिटेन के पास होगा। अब यह भी हम इस दौर में आके कह रहे हैं जब हम लोग आजादी के एकदम कगार पे हैं, तो हम तो इसको मानने से रहे, या उस समय का जो भी लोग थे इसको तो नहीं मान सकते थे। क्रिस मिशन असफल हो गया क्योंकि अब डोमिनियन स्टेट्स नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता की बात थी। आप क्या डोमिनियन स्टेट्स दोगे हमें? हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, देशी रियासतों से निर्वाचन हो और इनका ये भी मानना था कि देशी रियासतों से भी निर्वाचन किया जाए। ये नहीं कि वहां से नॉमिनेट कर लिए। प्रांतों के अलग होने, संविधान बनाने की शर्त पे कोई मंजूरी नहीं थी। कांग्रेस तो बिल्कुल मंजूर नहीं कर सकती थी। गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा और वह उस बैंक का है जो बैंक ही समाप्त होने वाली। तो अब हम अब ये लोग हमें कहें कि हाँ हम कुछ आपको शासन का अधिकार दे देंगे, ये दे देंगे, वो नहीं चलने वाला क्योंकि अब आपकी विदाई होने वाली। कैबिनेट मिशन योजना फिर आई। 1945 में क्लेमेंट इटली की सरकार बनी। क्लेमेंट इटली लेबर पार्टी के नेता थे और इनकी अभी आप घोषणा देखेंगे तो लगेगा कि ये कुछ भारत के पक्ष में तो सोच रहे थे। इनकी घोषणा थी भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता दी जाएगी। यानी ये चाहते थे भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य
के अधीन रहने या न रहने की आज़ादी होगी। जो ब्रिटिश साम्राज्य है, जिसमें बहुत सारे देश हमारे शासन के अंदर में हैं, उसमें आप रहना चाहो, ना रहना चाहो, आपके ऊपर होगा। अल्पसंख्यकों के हितों को जानते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की प्रगति में बाधा बने, ये भी नहीं चाहते। यह कितना अच्छा विचार था कि हम लोग जानते हैं अल्पसंख्यकों का हित क्या है, लेकिन अल्पसंख्यक की वजह से बहुसंख्यक की प्रगति रुक जाए, यह भी नहीं चाहते। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? शासन की शक्ति को हस्तांतरित करने की योजना बनाना और चर्चा करना। अब तो ये 1945-46 का दौर है, तो यह तो तय हो गया था कि अब अंग्रेज जाने वाले हैं, तो इसलिए शासन की शक्ति को कैसे हस्तांतरित किया जाएगा, उस सब पर चर्चा करना इस मिशन का उद्देश्य था। कैबिनेट मिशन योजना में प्रावधान और सिफारिशें क्या-क्या थी? संप्रभु पाकिस्तान नहीं, हम संप्रभु पाकिस्तान नहीं बना सकते और इस बात पे लीग तो मानने वाली नहीं थी। भारतीय संघ में ब्रिटिश प्रांत और देशी राज्य शामिल होंगे। संघ के पास विदेश, रक्षा, संचार विभागों को चलाने की शक्ति होगी, यानी संघ इन विषयों पर अपना कानून बनाएगा, अपने तरह से शासन करेगा। संघ की कार्यपालिका और विधायिका होगी। संघ में कार्यपालिका और विधायिका का गठन किया जाएगा। सांप्रदायिक मुद्दों पर उन समुदायों की उपस्थित सदस्यों का बहुमत और कुल संख्या के उपस्थित सदस्यों का बहुमत फैसला करेगा। यानी सांप्रदायिक मुद्दों पर जो है बात, उसमें जिस समुदाय से जुड़ा ये मुद्दा है, उसके जो उपस्थित सदस्य हैं, अगर वो बहुमत में इसे मानते हैं और जो कुल संख्या है सदन की, उसमें उपस्थित सदस्यों का भी बहुमत हो, तभी उस मुद्दे पर फैसला होगा। संघ सूची के अलावा प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दी जाएगी। अवशिष्ट शक्तियां भी प्रांतों के पास होंगी। मतलब सोच रहे थे इसमें ये था कि संघ एक बना देंगे, उसमें कुछ विषय होंगे जैसे विदेश, रक्षा, संचार, लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो प्रांतों के पास होगी और अवशिष्ट शक्तियां भी उन्हीं के पास होंगी। 3 ग्रुप बनाने की बात की गई थी। पहले इलेक्शन के बाद कोई प्रांत ग्रुप से निकल सकता था, यानी अभी 3 ग्रुप बनाए जाएंगे, क, ख, ग, और पहले इलेक्शन के बाद यह भी आजादी होगी कि कोई भी प्रांत इस ग्रुप से निकल भी सकता है। संविधान सभा का निर्माण होगा। संविधान सभा प्रत्येक 10 लाख आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुनकर बनाई जाएगी। यानी 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से लिए जाएंगे, जिनका अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, और 93 सदस्य देशी रियासतों से आएंगे, जिनको नॉमिनेट किया जाएगा। और प्रावधान या सिफारिशें क्या थी? इस बीच अंतरिम सरकार रोज के प्रशासनिक मुद्दों का हल निकालेगी। एक अंतरिम सरकार बना दी जाएगी जो रोज के प्रशासनिक मुद्दे हैं उनको देखेगी। कॉमनवेल्थ में रहने न रहने का निर्णय भारत का होगा। ये अंग्रेजों ने एक कॉमनवेल्थ बना दिया था, जिसमें जिन देशों को इन्होंने गुलाम बनाया था उसको सदस्य के रूप में इसमें जोड़ देते थे। लेकिन यहाँ पर ये था कि भारत निर्णय लेगा अपने से कि वो कॉमनवेल्थ में रहना चाहता है कि नहीं। जून 1946 में अंतरिम सरकार के लिए आमंत्रण हुआ। 14 सदस्य इसमें थे। कांग्रेस के 5 थे, मुस्लिम लीग के भी 5 थे, ईसाई के 1 थे, सिख का 1 सदस्य, पारसी समुदाय का 1 सदस्य और शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति का 1 सदस्य। पर लीग ने इसको मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि जाकिर हुसैन को कांग्रेस ने अपना सदस्य कांग्रेस के सदस्य के रूप में जोड़ने का फैसला किया। तो लीग कह रही थी नहीं, जाकिर हुसैन वो मुस्लिम लीग के लिए काम करेंगे, वो मुस्लिम है, तो मुस्लिम
लीग के सदस्य माने जाएंगे। इस पर बवाल हुआ और उन्होंने इसे मानने से मना कर दिया। 12 अगस्त 1946 को वायसराय ने नेहरू को आमंत्रित किया, वो भी बिना लीग के, कि लीग नहीं मान रही है तो जाने दीजिए, आप आइए और अंतरिम सरकार बनाइए। लीग 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई शुरू कर देती है। यह वही प्रत्यक्ष कार्रवाई थी जिसमें ना जाने कितने लोगों का संहार हुआ। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के सामने आ गए और एक दूसरे को काटने लगे। जो जिसको पाता था उसको मार देता था। इससे बड़ी तबाही शायद ही कहीं देखने को मिली होगी। सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार बना दी गई। 20 फरवरी 1947 को इटली की घोषणा होती है, क्लेमेंट इटली, कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। अब उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई 30 जून 1947 तक हम भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कर देंगे। उसके बाद माउंटबेटन प्लान आता है, 3 जून 1946 को प्रकाशित होता है। इसमें मुख्य रूप से दो बातें थी कि संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करते थे। मेन मुद्दा यही था कि मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्यवाही पर आ गई थी, हिंसक घटनाएं हो रही थी, दंगे हो रहे थे। अब सरकार को समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तो इन्होंने आनन फानन में, खैर ये लोग तो चाहते थे हम बहुत अच्छे रूप से विदाई लें, लेकिन आनन फानन में ये लोग यहाँ से निकलना चाहते थे। इसलिए इसमें माउंटबेटन प्लान में कहा गया कि संविधान सभा द्वारा बनाया गया का संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, भारत का बंटवारा होगा, ब्रिटेन की संसद द्वारा इसे स्वीकार किया जाएगा। ये तो होना ही था, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी थी और उस समय कोई भी समझने को तैयार नहीं था। और जो खून बह रहे थे उसकी वजह से सभी लोगों ने मान लिया था कि देश का बंटवारा ही सही होगा। कम से कम इतने लोगों की जानें तो नहीं जाएंगी। अब 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है। उसमें क्या प्रावधान किए गए? भारत दो डोमिनियन स्टेट्स में बटेगा, यानी एक बनेगा भारत डोमिनियन और एक बनेगा पाकिस्तान डोमिनियन। कॉमनवेल्थ में शामिल होने या ना होने की स्वतंत्रता होगी। अब ये दोनों देश चाहे तो कॉमनवेल्थ में शामिल हो सकते हैं, चाहे तो नहीं। वायसराय का पद समाप्त, गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। वीटो करने का अधिकार गवर्नर जनरल के पास सुरक्षित रखा गया। यानी वायसराय का पद तो समाप्त हो गया। अब दोनों देशों के लिए, दोनों डोमिनियन देशों के लिए गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया, जो कि संवैधानिक प्रमुख के रूप में काम करेगा और उस पर वीटो करने का अधिकार भी उसको दिया गया। भारत सचिव का पद समाप्त हो गया और भारत सचिव जो सिविल सेवा में नियुक्ति करता था, पदों में आरक्षण आदि का उसको अधिकार था, वह भी समाप्त हो गया। भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता समाप्त हो गई, यानी रियासतें जो ब्रिटिश संप्रभुता के अंदर थी, ब्रिटिश की छत्र छाया में जी रही थी, वह भी समाप्त कर गया। संविधान सभा को किसी देश के संविधान को अपनाने और ब्रिटिश कानूनों को समाप्त करने की शक्ति दी गई। संविधान सभा के पास ये अधिकार था, वह कोई भी कानून, किसी देश का संविधान अपना सकती है और ब्रिटिश कानूनों को भी समाप्त कर सकती है। यहाँ तक कि ये 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो है, इसको भी ना मान सकती है या इसमें भी बदलाव कर सकती है। संविधान सभा को विधानसभा बनाने की शक्ति दी गई। नए संविधान बनने तक 1935 के शासन अधिनियम को आधार बनाकर शासन किया जाएगा। कुछ तो आधार चाहिए ना शासन करने के लिए। 15 अगस्त 1947 से भारत अधीनस्थ राज्य नहीं होगा। रियासतों और जनजाति क्षेत्रों में संधि संबंध खत्म कर दिए गए।
जाएंगे। यानी इसमें लिख दिया गया कि 15 अगस्त 1947 से भारत अधीनस्थ राज्य नहीं होगा, एक स्वतंत्र देश होगा। सम्राट प्राधिकार का स्रोत नहीं रहेगा और शाही उपाधि में सम्राट शब्द को हटा दिया गया। क्राउन का शासन जो था उसको हटा दिया गया। संविधान सभा ही अब विधायिका भी बन गई। तो संविधान सभा की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे। जब यही संविधान सभा विधायिका के रूप में काम करती थी, यानी संसद के रूप में काम करती थी, तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर जी करते थे। रियासतों को स्वतंत्रता थी कि चाहे वो भारत डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल हो सकती थी या स्वतंत्र रह सकती थी। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने और उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। इस प्रकार 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत आजाद हुआ और हमने उस ब्रिटेन को हरा दिया जिसका झंडा, जिसके देश में कभी सूरज नहीं ढलता था। इस आजादी में हमारे पुरखों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत ही मेहनत से लड़ा, अपने पक्ष को रखा, अपने आप को मजबूती से पेश किया और हम लोगों को एक स्वतंत्र भारत देश मिला। हालांकि उन्होंने हमारे इस सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को इतना कंगाल कर दिया था कि हमारे पास खाने के लिए अनाज तक नहीं थे। किसी तरह हमारे शुरू के नेताओं ने इस देश को संवारने, सजाने का काम किया और आज हमारी स्थिति बहुत ही अच्छी है और हम तेजी से बढ़ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि हम और भी बेहतरीन कंटेंट और ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझा सके और उम्मीद है कि आप लोग यह कार्रवाई जो है, यह जो अभियान है, लोगों को चीज़ों को इतने अच्छे से समझा दो कि उन्हें याद हो जाएं चीज़ें। इसको आगे बढ़ाएंगे। तहे दिल से धन्यवाद।